आज के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते देते हैं, भाइयों बहनों देख रहे हैं ना, राम मंदिर बन गया है, दर्शन करने जाना है। वोट किसको देंगे? जिसने राम मंदिर बनवाया है। ये कहीं राजनीति नहीं है क्या? तो हमारे देश में अगर अग्निवीर आती है तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश के हर एक नागरिक को सेना में अपना सेवा देने का, आप उसको रोजगार के नजरिए से मत देखिए। अन्य प्रधानमंत्री की स्पीच को उनका मैनिफेस्टो था ब्लैक मनी, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियां और पेट्रोल और महंगाई। आप ही नहीं, हम लोग भी प्रधानमंत्री के साथ थे। हमारे भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और हिंदू आज से नहीं 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना है और उसमें मुख्य योगदान अगर किसी का है तो वर्तमान भाजपा सरकार का है। नमस्कार, राम राज्य यात्रा अब आ चुकी है सागर लोकसभा सीट में और यहाँ हम हैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, जो 1946 के दशक में अस्तित्व में आया। और हम बात करने वाले हैं यहाँ के युवा छात्रों से। युवाओं से बात करने का मतलब ये है कि देश की राजनीति में जो नींव का पत्थर हैं वो युवा हैं। युवा देश की राजनीति के विषय में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है इन चुनावों को लेके और लोकसभा 2024 के क्या खास मुद्दे हैं, ये हम इस चर्चा में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस चर्चा में, युवा संवाद में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विपक्ष की विचारधारा को मानने वाले लोग जो यहाँ पे हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अंशुल शर्मा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSUI। अच्छा, आप संगठन से हैं? हाँ। तो अभी किस डिपार्टमेंट के छात्र हैं? मैं लॉ का छात्र हूँ। लॉ के छात्र। क्या मानते हैं आप, यहाँ सागर में क्या लोकल मुद्दे हैं या आपके यूनिवर्सिटी के क्या मुद्दे हैं? यूनिवर्सिटी का अगर मुद्दा देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का सबसे प्रबल मुद्दा रहेगा छात्र संघ का चुनाव कराना, क्योंकि जब तक छात्रों की कोई आधिकारिक आवाज़ नहीं होगी तब तक इस विश्वविद्यालय में आप कितने भी धरने दे लो, उनकी कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती। आपका ज्ञापन ऐसे जाता है, अखबार में फ़ोटो छपती है और वो डस्टबिन में पड़ा रह जाता है। तो पहला मुद्दा रहेगा, हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। और क्या राजनीति में क्या सोचते हैं आप? जैसे अभी देश में चुनाव होने वाले हैं, क्या खास मुद्दे हैं सागर के? सागर के मुद्दे यही हैं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो आसपास के छोटे कस्बों से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, कोचिंग करने आते हैं, लेकिन कुछ कारण बस असफल हो जाते हैं और सरकार की कुछ योजनाएं जो बनती तो हैं लेकिन सही तरीके से लागू नहीं हो पाती और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता। तो रोज़गार की दिक्कत है? रोज़गार की दिक्कत है सागर में, बहुत सागर संभाग में। चलिए, चर्चा में हम सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे। आप किस स्ट्रीम से हैं या किसके छात्र हैं ये ज़रूर बताएंगे। एक छात्र को और जोड़ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक सोनी है। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में NSUI में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लॉ डिपार्टमेंट सेकेंड सेम में हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक मार्केट एरिया से भी आता हूँ, ताकि देखता हूँ वहाँ बिजनेस ऐसा है मेरा कि मैं स्टूडेंटों को भी देखता हूँ। कोचिंग है तो मेन मुद्दा जो रहता है, मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोज़गारी। बहुत सी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आजकल सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से कई हालातों को देख रहे हैं। उनकी परिस्थितियाँ इतनी कंडीशन बिगड़ रही हैं। मैं खुद पर डे 150 स्टूडेंट मेरे यहाँ कोचिंग में बैठे रहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता हूँ, छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए आप लोग आए हैं, राम राज्य यात्रा आपकी यहाँ तक आई है, तो मैं लोकलाइज लोकसभा चुनाव में जो ऊपर तक आवाज़ जानी चाहिए वो बेरोज़गारी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है जो इसको नौकरी नहीं मिल रही। आज बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जो सेंट्रल में और MP स्टेट गवर्नमेंट में खाली हैं। आप अभी तक रिजल्ट नहीं देते हैं टाइम टू टाइम रिजल्ट ना देने से स्टूडेंट बहुत भटकता रहता है और उसके पास उतनी कंडीशन नहीं है उसके पास कि वो आगे का अपने जीवन यापन कर सके। कब तक वो घर पर डिपेंडेंट रहेगा? ऐसी कोई इंडिपेंडेंसी का साधन भी नहीं है अपने सागरी क्षेत्र में कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कि व्यक्ति को जॉब मिले। चलिए, तो ये बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। क्या नाम है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिक केसरी है। नहीं, हम लोग छात्र यूनिट हैं, ठीक है। हम लोग का पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप विचारधारा को मानते हैं। स्वतंत्र संगठन है जी। विद्यार्थी परिषद जो है एक स्वतंत्र संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें सरकार के पीछे चलने वाला कोई नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग सिर्फ छात्रों की मांग। यहाँ बात हो रही है कि सागर में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इस बार के चुनावों का प्रमुख मुद्दा है। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी है, लेकिन किन पे? जिनके पास स्किल नहीं है।
अभी जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, इस पे स्किल बेस्ड काम हो रहा है, स्टूडेंटों की स्किल बढ़ाई जा रही है। यदि आप स्किल बढ़ाते हैं, स्किल बेस्ड होगा तो उसके लिए मतलब जॉब का ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ही करें। यदि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसी को यदि आप मानते हैं कि रोज़गार है तो ये गलत है। और भी लोग हैं अदर जगह काम कर रहे हैं जैसे, तो मतलब वो भी तो कुछ रोज़गार तो है ही ना, कोई भी काम कर रहे हैं स्किल बेस पे बहुत सी है। अभी जैसे स्टार्ट हुआ है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें 6 के स्टूडेंट जो हैं 6 क्लास के, वहीं से कोडिंग की भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, एआई बेस्ड काम हो रहा है। तो इस पे मतलब जब ये स्किल होगी तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे ही जाओ। आप स्किल बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो, अपना भी जॉब मतलब व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आप क्या मानते हैं, आप एक युवा छात्र हैं, आप क्या मानते हैं कि रोज़गार स्किल बेस्ड जो अभी स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, वो काफ़ी है कि और कुछ करना चाहिए सरकार? अभी जो दी जा रही है वो इतनी काफ़ी नहीं है जितनी सरकार को देनी चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही है ठीक तरीके से। तो सरकार को अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए थोड़ा और कार्य करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं रोज़गार के विषय में, आपका क्या मानना है? नाम बता के और अपना स्ट्रीम बताइए। मैं विश्वा गुप्ता LLB सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। सरकार का मुख्य फोकस है कि स्वावलंबी लोगों को बनाना, स्वस्थ बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। सबसे पहले हम स्वस्थ होंगे, स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे तो खुद जो है एक रोज़गार जनरेट करेंगे। गवर्नमेंट का मुख्य फोकस ये है कि लोगों को हम मांगने वाला न बनाए, देने वाला बनाएं। गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं इस गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से जो है सहमत हूँ और एक सक्षम सरकार है और सक्षमता की ओर युवाओं को ले जा रही है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हमारे भारत से आए। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर के फैक्ट्रियां लगा रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, युवाओं को रोज़गार से प्रेरित कर रही हैं। जो एक ट्रेंड बना हुआ था कि सरकारी नौकरी एक प्रकार की नौकरी होती है, उस दुष्चक्र को यह सरकार तोड़ रही है। भले ही लोग कह रहे हैं कि यह पूंजीवादी सरकार है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था आज की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुल गया था। और PPP मोड पर इस सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से सारे तंत्रों को इन्होंने मिला करके एक नई शुरुआत की है। आप देखे होंगे इसी मध्य प्रदेश में भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा पर 1 नंबर का रेलवे स्टेशन बना है, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। और इसी तरह से अन्य भी रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जो है गवर्नमेंट रोजगार की दिशा में फेल है, रोजगार भी दे रही है और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग लोगों को स्थानीय भाषा में पढ़ने का अधिकार दे रही है। जैसे तमिलनाडु में तमिल में, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी में, पंजाब में पंजाबी में। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट रूट काज पे जा रही है, जहाँ से समस्या जन्म ले रही है उस समस्या का अंत कर रही है। और देखा जाए तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको लेकर के भी जगह जगह पे डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद, सारी जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ थी, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, आरण्यक और जो भी हमारी रामायण गीता की जो बातें हैं वो हमारी नई शिक्षा नीति में शामिल की जा रही है। और जो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जैसे कंप्यूटर है, अन्य कोई स्किल है, उसको भी हमारी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ इस दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास कर रही है। इसी यूनिवर्सिटी में वैदिक शिक्षा को लेकर के एक डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस ये है कि शिक्षा ऐसी हो जो संस्कार युक्त हो। जब तक शिक्षा के साथ संस्कार नहीं जुड़ेगा तब तक जो है धरती का विनाश होगा। और जब शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ता है तो यह धरती भी बची रहेगी, पर्यावरण भी बचा रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और देश जो है प्रगति की ओर बढ़ेगा। अल्टीमेटली वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना जो है साकार होगी। चलिए, इन्होंने तो ये इस बात पर ज़्यादा फोकस दिया कि हमारी शिक्षा और स्किल पर ज़्यादा फोकस किया है और रोज़गार जो है सरकार उससे बेहतर जो है स्किल पर फोकस कर रही है। आप उसमें कुछ जोड़ेंगे? भाई, मेरा नाम मनीष लाल त्यागी, मैं BA LLB सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये जो कागजी कार्य चल रहा है सरकार का 2014 से लेकर के, ये रोज़गार के नाम पे और जिस संस्कार की बात इन लोगों ने पूरे देश में उठाया है वो संस्कार ही गायब है। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है
हम किस संस्कार की बात करते हैं? हमारे जो टीचर हैं वो एडहाक पे रखे जाते हैं, और जब तक वेल एजुकेटेड जो पीएचडी स्कॉलर हैं आज रोड पे घूम रहे हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर बीएचयू से लेकर के देखिए, और यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये दुर्दशा है कि अगर कोई छात्र अगर आवाज़ उठाता है तो उसको कीड़े मकोड़ों की तरह दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, ये हम किस राज्य की और किस कल्पना कर रहे हैं? और राम राज्य तो पहले से है, ये राम की भूमि है, इसमें राजनीति करना बिल्कुल नाजायज है और निराधार है, और ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगर हम इस देश में किसी एक धर्म को, एक जाति को, एक वर्ग को अगर बढ़ावा देंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच कहाँ है? और मैं तो इतना जो है भ्रष्ट और बिल्कुल एजुकेशन से कोई ताल्लुकात रखने वाले लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं जानते, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अरे कम से कम जानना चाहिए, ग्लोबल कंसेप्ट है। 1972 के बाद 1987 में ये जो है जापान से डेवलप हुआ, इस पे पूरा वर्ल्ड के सारे कंट्री काम कर रही है, और हम उस जगह अटके हुए हैं। हमारी युवा उस जगह, उस धर्म और जातिवाद और पंथ निरपेक्ष की से हट करके जो है ये कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं। उनकी मानसिकता ग्लोबल लेवल पे अपने विकास के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम किसी भी दल के नहीं हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता एजुकेशन और रोज़गार होना चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने एजुकेशन और रोज़गार की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दिया है कि आज चाहे कोई भी वर्ग हो, ख़ास तौर से मिडिल क्लास, बैकवर्ड क्लास के लोग के स्टूडेंटों की वो स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज पढ़ करके जो है रोड पे घूमना पड़ रहा है, और यूनिवर्सिटियों में या कहीं भी अगर आवाज़ उठाई जा रही है उसको कुचल दिया जा रहा है। कम से कम जो है एम्प्लॉयमेंट आज यूपी में देख लीजिए, चाहे एमपी में देख लीजिए, यूपी की तो वो स्थिति है कि वैकेंसी निकलती है और फिर रद्द हो जाती। ये क्या गवर्नमेंट है? चलिए, सर मानी चाहिए इसे, ऐसे गवर्नमेंट पे सर मानी चाहिए। चलिए, इस पर कुछ बोलेंगे, इस पर कोई जवाब जोड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आशुतोष पाठक हुआ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विश्वविद्यालय इकाई से सहमंत्री हूं, और मैं वर्तमान में कानून का विद्यार्थी हूं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे समक्ष आए और हमसे संवाद करने का एक अच्छा प्रयास किया आपने। साथ ही साथ देश के सभी नागरिक से आग्रह करेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और ज़रूर अपना मत दें। और सबसे पहले तो मैं ये जो राम राज की इन्होंने बात की कि राम, ये देश, ये जो भूमि है वो राम की है, तो ये वही लोग हैं जो कल तक राम को काल्पनिक बताते थे, कल तक राम, प्रभु श्री राम के जन्म की सबूत मांगते थे। तो राम राज इन लोगों के लिए काल्पनिक था। ये अब जब देख रहे हैं कि देश के लोग जागृत हो रहे हैं, जो देश के लोग जो हैं 70 साल तक जो इन लोगों के साथ जो शोषण हुआ है, धर्म के नाम पे जो इन लोगों को तोड़ा गया है, आज एक ऐसी सरकार आई है केंद्र में जो राम राज की बात करती है, राम राज की स्थापना की बात करती है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो केंद्र सरकार जो है वो अथक प्रयास कर रही है, और हम सभी देख भी रहे हैं उनका प्रयास काफ़ी स्तर पर साबित अच्छा देखने को भी हम लोगों को मिल रहा है। तो जहाँ तक हम विद्यार्थी परिषद से हैं और हमारा यही है कि जो भी सरकार जो है राष्ट्र हित में बात करेगी, छात्र हित में बात करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में बात करेगी, रोजगार के क्षेत्र में बात करेगी, हम लोग पूर्णतः उनके साथ हैं और पूर्णतः हम लोग उनको अपना मताधिकार का प्रयोग करके उनको केंद्र में फिर से स्थापित करेंगे। चलिए, आपकी यूनिवर्सिटी की बात करिए। आपके सागर यूनिवर्सिटी में क्या बदला, क्या चीज़ें हुई, क्या नयापन हुआ? जबकि एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हाँ एडहाक के शिक्षक ज़्यादा हैं। देखिए, अपने विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में नए नए आप देख सकते हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए नए अभी बहालियाँ हो रही है, जिससे भविष्य के लिए अब जो वर्तमान में छात्र हैं उनके भविष्य के लिए काफ़ी एक अच्छा सुनहरा अवसर है। जब जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि हमारे विश्वविद्यालय में नए नए इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, जिससे कि छात्र अलग अलग देश के विभिन्न क्षेत्रों से आकर अपना भविष्य यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं। मतलब एडहाक के शिक्षकों से कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, आप क्या कहते हैं?
नहीं, ऐसा है कि अभी हाल ही में जो एनटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से हर डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 4 है हर फैकल्टीज़ में। तो ऐसा जो अभी जुलाई में वो भी प्रारंभ होने वाली, तो एडॉक से प्रॉब्लम तो होगी। उसी विषय में जो है यूनिवर्सिटी काम कर रही है कि बच्चों को जो है परमानेंट फैकल्टीज़ मिले जिससे बच्चे पढ़ें। तो इसी संबंध में यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट नए नए खुल रहे हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो सबसे कठिन होती है वो कहीं भी नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खोली गई है, इसीलिए कि बच्चे जो है नए क्षेत्रों में जाके रोजगार प्राप्त करें। कैंपस की क्या स्थिति है आपके यूनिवर्सिटी में? कैंपस प्लेसमेंट होते हैं? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कौशिक केसरी हूं, मैं बीए सेकंड सेम का स्टूडेंट हूं। और प्लेसमेंट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट डायरेक्ट की नहीं जाती है। हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन करना क्यों चुना? क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस देख रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देख रहा था, तो बीएचयू में मेरा एडमिशन हो नहीं पाया, तो मुझे उसके बाद यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या यहाँ खासियत है? पूर्व में यहाँ क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी फेमस है? यहाँ पे जो यहाँ के एलुमनाई निकले हैं वो सब ने बहुत इस कॉलेज का नाम किया है, जैसे कि आशुतोष राणा हुए और भी 1-2 हैं जिन्होंने यहाँ का बहुत नाम किया, तो उनकी वजह से यहाँ के बहुत प्रचार हुआ था, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो चलिए प्रचार पर हो गए हैं, चलिए प्रचार की ही बात कर लेते हैं कि हमारे देश में लोकसभा चुनावों के बीच प्रचार हो रहे हैं और इसी बीच कई ऐसे नेता हैं जो अब मुख्य मुद्दे जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उनको छोड़कर धर्म की राजनीति की ओर फिर से रुख कर लिया है। तो इसी विषय पर एक सवाल करते हैं कि जो अभी इस बार चुनाव अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे जो लीडर्स हैं वो धर्म की ओर अपना रुख कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, असल मुद्दे गायब हो रहे हैं? पहले तो मैं इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं उन पर मैं प्रतिक्रिया करना चाहता हूं। तो NSUI एक कांग्रेस की छात्र संगठन है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम कांग्रेस की इकाई हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन है और बाद में सरकार को हम डिफेंड करें। हम छात्र संगठन है कांग्रेस के। और मैं आपको एक नज़रिए का अंतर बता देता हूँ। नज़रिए में ये अंतर है कि इन लोगों ने देखे रानी कमलापति का स्टेशन, हमने देखे गरीबों को जनरल डिब्बे में कुचलते हुए। बस ये अंतर है हमारे और इनके नज़रिए में। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में आप देख रहे हो कैसे इनका IT सेल झूठ फैलाने में, कैसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के झूठे भाषणों को झूठे तरीके से पेश करना, ये सब इनका पेशा बन चुका है। अब मैं रामराज की एक बात करूं तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो अपने काम पर वोट मांगता है और जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है वो मांगता है ईश्वर पे, जैसे कि भिखारी भीख मांगते हैं ईश्वर के नाम पे। और जो कर्मठ होगा वो मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा। आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, आप बताइए कि ये जो धर्म के नाम पर या धर्म को आगे करके वोट मांगा जाता है या ऐसा कुछ इशारा किया जाता है, वो गलत है या सही? धर्म के नाम पे, राजनीति में धर्म के नाम पे वोट मांगना बहुत गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना सही नहीं है। और आज के समय में धर्म पर सवाल करना एक विरोध और तर्क को पाप समझा जाता है। ये मेन है। किसी भी व्यक्ति पर जाओ, ये उनकी आइडियोलॉजी बन गई है कि धर्म को ही लेके आगे बढ़ना है। धर्म के चक्कर में केवल राजनीति होगी, वो एक समय तक होती है। कांग्रेस की विचारधारा भी अलग है। खाली मेन मुद्दा है जो बेरोज़गारी का है, मैं उसी को इसलिए लेके चलूँगा क्योंकि मैं पर डे देखता हूँ आज जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो छात्र राजनीति में जुड़े हों, चाहे ऊपर पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों, उनके पास खुद का क्या पर्सनल है कि आज वो पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। वो खुद परिस्थिति से बहकाए हुए हैं कि उनके पास खुद की कुछ चीज़ नहीं है। चलिए आप कुछ जोड़ेंगे? जी सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे भाई साहब लोगों ने बोले राम राज को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सबको समान अधिकार। आपको पता होगा आज केवल मंदिर नहीं बनना, जो राम राज की बात करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं, जो वर्तमान सरकार केवल जाति धर्म पूंजीपतियों का साथ, अब पूंजीपतियों के साथ इसलिए कि अभी भी आप देखते हैं प्रतिवर्ष डाटा बोल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का 9000 किसान प्रतिवर्ष देश में आत्महत्या करते हैं। उसके बावजूद भी किसानों का कर्ज कभी माफ़ नहीं हो, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों का सरकार माफ़ हुआ। किनका हुआ? आपको पता, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और आपके सुभाष चंद्र, इनका माफ़ हो रहा है, इनको विदेश भेजा जा रहा है। ठीक है ना? आप राम राज्य में सबको जब समान अधिकार होता है, आप सोचिए कि 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए घोषणा किए थे और 1954 में जब उसका उद्घाटन होता था, कौन करते हैं उद्घाटन? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन वर्तमान में आप देखिए संसद भवन नया बनाया जाता है, लेकिन भूमि पूजन उसके कौन करते हैं?
मोदी जी, राष्ट्रपति को नकार दिया जाता है, रामनाथ कोविंद जी को नकार दिया जाता है। जब संसद भवन बन के तैयार होती है, कौन करता है उद्घाटन? मोदी जी। वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नकार दिया जाता है। समझ रहे हैं? एक क्यों नकार दिया जाता है? वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। फिर जब राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर में जब उद्घाटन की बात होती है तो राष्ट्रपति को नकार दिया जाता है। कारण क्यों? राम राज्य झूठे वैर सबरी के खाए थे, राम भगवान झूठे वैर। और राम राज्य जो बात करते हैं जायज धर्म के, राम दर्शन के विषय, प्रदर्शन के नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने धर्म को दर्शन का बना दिया है। प्रदर्शन के लिए सबसे प्राथमिकता दे दी है, दर्शन का नहीं। और दर्शन का अगर होता तो सोचिए, राम राज्य, राम भगवान सबके हैं, किसी सबके दिलों में है, ठीक है ना? किसी सरकार के हैं, न किसी व्यक्ति के हैं, सबके हैं, समान है। लेकिन इन्होंने रोजगार की बात करिए, मजदूर अधिनियम 1948 आया था, उसमें था कि कंपनी में 8 घंटा का प्रावधान एक व्यक्ति को कार्य करने का रहेगा। अगर उसके बावजूद कार्य लिया जाएगा, प्रति घंटे उसको अलग से वेतन भत्ता जो मतलब मिलता है तो दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने मजदूर अधिनियम खत्म करके 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिए हैं, जिससे 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। और आज वो खेती किसानी में आके मर मिट रहे हैं। डाटा आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 6 करोड़, ठीक है ना? डाटा देखिए, बात ऐसे नहीं, डाटा बताइए। डाटा, आप डाटा पर कह रहे हैं। आप लोग देखिए, आप क्या जोड़ेंगे? जैसे अभी बोला कि आप लोग NSUI से हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, ठीक है, मैं बात मान रहा, ठीक है, आप लोग सामने से बोल रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोगों ने अभी तक क्या किया छात्रों के लिए, ये बताइए। आपने क्या किया? ठीक है, हम लोग देखिए, ABVP है, हमेशा ABVP छात्रों के लिए क्या किया अभी? देखिए, ABVP छात्रों के लिए आंदोलन करता है। नई शिक्षा नीति की मांग ABVP ने करी थी कि नई शिक्षा नीति आए, ऐसी शिक्षा नीति जो संस्कारों के साथ आगे बढ़े छात्र, ठीक है। अरे कब नहीं आई ना, आप लोगों की कब से नहीं आई ना? अभी आप बताइए, कर्नाटक में एक है, अभी कर्नाटक में जो हुआ है, एक कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बेटी को लव जिहाद में मार दिया गया। उसके लिए आप NSUI, आपके कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों ने उसके लिए विरोध किया कि नहीं किया? बताइए। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो छात्र के लिए, कोई पार्टी के लिए नहीं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र संगठन है, राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है, सिर्फ छात्र हित में खड़ा होता है। और सुनिए, और खड़े हुए सिर्फ विद्यार्थी परिषद ने किया है। मणिपुर जो है, मणिपुर, इनको जो है कम से कम वीडियो मणिपुर का देख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, ठीक है? एक व्यक्ति, एक घटना, आज रेप, महिलाओं का खुलेआम रेप हो रहा है। आज हमारी BHU जैसे संस्था में जो है, DU जैसे संस्था में आज यहाँ के छात्र सशंकित हैं। चलिए, मैं यहाँ की भी बात जोड़ लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वैसे भी मुख्य धारा की मीडिया इन्हीं मुद्दों में उलझी हुई है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर बहस की जाए तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आजकल। इन मुद्दों पर तो ये लोग वैसे ही उलझाए होंगे पूरे देश को। चलिए, मुद्दे से उलझा रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, आप जवाब मांगिए कि कर्नाटक में कांग्रेस नेता आपकी पार्टी का, सुनिए, आप लोग बोल रहे हैं आपकी पार्टी का नेता है, उसकी बेटी की राजधानी, उसमें महिला पहलवान नहीं दिख रहे। कर्नाटक में कांग्रेस दिख रही, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी है, उसमें आपको महिला पहलवान नहीं दिख रही। आपके उत्तर प्रदेश में हाथरस हुआ, वो नहीं दिखा। आज वर्तमान में मणिपुर नहीं दिख रहा, ठीक ना? बातें है कि आप शिक्षा के स्तर की बात की जाए, वर्तमान अपने यूनिवर्सिटी की सोचिए बात को आप। 2017 में हमारा UG में एडमिशन हुआ, हमारा विश्वविद्यालय IRF जो विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग होती है, उसमें 37 स्थान अर्जित करता था ऑल इंडिया में। आज वर्तमान में 200 से बाहर हो चुका है। ABVP सो रहा है, वर्तमान सरकार सो रही है। शिक्षा स्तर को दिन प्रतिदिन गिराया जा रहा है और शिक्षा स्तर को मतलब महंगी की जा रही है कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार शिक्षा न ले सके, केवल पूंजीपति वर्ग, एक विशेष वर्ग ले सके। केवल यही वर्तमान सरकार का रवैया है। पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद कर दो, नौजवानों को बर्बाद कर दो। शिक्षा को इसलिए बर्बाद कर दो कि अगर शिक्षा का अधिकार ले लेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, वो जाति धर्म की राजनीति छोड़ देंगे, जाति धर्म में नहीं पढ़ेंगे, वो अपना अधिकार पे बात करेंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश रची है। इसलिए आज विश्वविद्यालय 200 तो जो विश्व गुरु की जो बात हो रही है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु है और विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जब शिक्षा खराब हो रही है तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? बन रहा है ना, बन रहा है। देखिए, बता रहे 85 करोड़ लोगों को आज खाने के लिए लाए पड़े हैं, तो 5 किलो राशन देके उनको अपने ओर सुलझाया, बुलाया जा रहा है। वो विश्व गुरु बन रहा है ना। जो देश युवाओं का था आज बेरोजगारों का देश बन गया है। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु हम। आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, मेरा नाम रोहित कुमार यादव है और BA BEd सेकेंड सेमेस्टर की छात्र हूँ।
ये देखिए विश्वगुरु का जो ये लोग बात कर रहे हैं, विश्वगुरु सिर्फ जो है ना दिखाया जा रहा है, सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। रियल में ये है कि आज स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल को बंद किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में एडहॉक पे प्रोफेसर बने हुए हैं, कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं रखता। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ लोग को दिमाग में डाला जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन रियल में कुछ नहीं है। ये लोग स्कूल को बंद करता है, इसका डेटा है, ठीक है ना। यूपी का 26,000 करीब जो डेटा है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन है डेटा कि वहाँ स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल में टीचर नहीं है, परमानेंट प्रोफेसर ये लोग नियुक्त नहीं करते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उसको हटा दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव इसका सजीव उदाहरण है। जो समाज के लिए बोलते थे, समाज के लिए करते थे, उनको 12 साल से या 14 साल से उनको एडहॉक पे रखा गया और उसको परमानेंट का जब बात आया तो उसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि समाज हित का वो बात करते थे, समाज को जागरूक करने के लिए जाते थे। लेकिन नहीं, उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ एक ही कारण। और ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं। राम सबके आदर्श है, राम पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है, राम सबके आदर्श है, राम सबका है। लेकिन ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म के अलावा सुनिए, ये भाजपा शांत कर भाई, शांत शांत रखिए। देखिए ये लोग जो भाजपा के जो लोग हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। इन लोगों को 5 वर्ड हटा दीजिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, इसको छोड़ के बात करिए, ये लोग 2 मिनट नहीं टिक पाएगा, ठीक ना। और दूसरी बात, रोजगार की बात करते हैं। जो SSC CGL की वैकेंसी 2014 से पहले 14,000 से लेकर 20,000 तक वैकेंसी आती है, आज 14,000 बिलो आता है, 5,000 8,000 6,000 आता है। जो CHSL SSC की वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी क्या हुआ सब जानता है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी NTPC और अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। ये सिर्फ कहा जा रहा है हम प्रत्येक वर्ष निकालेंगे, ये भी उसका जुमला है, क्योंकि अभी जब चुनाव है तो बोल दो हम प्रति वर्ष निकालेंगे। 6 साल से कहा गया और सिर्फ अभी 5,600 कुछ वैकेंसी आई रेलवे में, जो कि इतना बड़ा सेक्टर है, सबको धूमिल किया जा रहा है। दूसरी बात, ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं और दूसरा कुछ मुद्दे की बात कुछ नहीं करते हैं। चलिए ये एक बात मुझे बता दीजिए, अभी जहां रोजगार की बात आ रही है, रोजगार की बात जो आ रही है, बैठिए हम लोग चर्चा को थोड़ा सा। तुम्हारे राजीव गांधी कहते थे, सोनिया गांधी कहती थी कि मैं 1 रुपए बेचता हूं और वहां तक गरीब आदमी के पास पहुंचते पहुंचते 25 पैसे पहुंचते हैं। चलिए राजीव, आज हमारे मोदी, आज मैं बताऊं, मैं छात्र हूं, मैं बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में यदि 1 रुपए आता तो 1 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में आता है, व्यक्ति के अकाउंट में आता है। आप इस चीज को समझिए। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार भी मिलेगा। और सुनिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ, आज मैं आपको बताऊं, भोपाल जब जाती थी महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम, सुनिए, जब महिलाएं तो भोपाल जाते थे 8 घंटे लगते थे, 10 घंटे लगते थे, सड़कों में गड्ढों में सड़कें पता नहीं था। लेकिन आज आप देख लीजिए, यहीं गौर मूर्ति के यहाँ जाके देख लीजिए, रोड ऐसे हैं कि आप चाइना के रोडों से, अभी आप सामने चलिए, टपरा के सामने चली जाइए, सेंटर पॉइंट के सामने जाइए, सिविल लाइंस तक चले जाइए, रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार में पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो एक 5 साल में 3 कुटियां आती थी प्रधानमंत्री आवास योजना की। साल से तो आज 300 और 400 मकान आते हैं। सोचिए, घर हर गया था। माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच को उनका मैनिफेस्टो था ब्लैक मनी, बेरोजगारी। आज आप बात करिए ब्लैक मनी, 2 करोड़ नौकरियां और पेट्रोल और महंगाई। आप ही नहीं, हम लोग भी प्रधानमंत्री के साथ थे, लेकिन 2014 के बाद मैं पूरे डाटा के साथ, ये जो है पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की जो दुर्दशा हुई है, आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठ करके जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको जो रियल एजुकेशन है, उसके लिए हम लोग परेशान हैं। आज हमारी बात, हमारे जो है, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो युवाओं की जो बात है, हम सभी युवा हैं, हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य एजुकेशन और रोजगार है। और एक मिनट सर, आप मैं बता जो अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर ये स्थिति बनी रहे तो आगे हम लोग को एजुकेशन को छोड़ करके रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पता है कि 2014 की बात जो भाई साहब बोले हैं, 2014 के बाद इस यूनिवर्सिटी में कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है मुझे बता दें। चलिए एम्प्लॉयमेंट की बात, चलिए विश्वविद्यालय के विषय डाटा के बात बोल रहे हैं कि भारत में इतना बेरोजगारी बढ़ा है। अब
बेरोजगारी की मांग हम तब करते हैं, हम शिक्षित होते हैं, हमारे पास डिग्री है तो हमें भी रोजगार चाहिए। आप शिक्षा का परसेंटेज देखिए, पहले 10% था, 40% हुआ, तो बेरोजगारी की दर भी तो बढ़ेगी ना भाई। चलिए, इन्होंने एक नया डेटा जोड़ा है। आप डाटा ही बोलो, डाटा ही दे रहा है आपको। सुनिए तो सही जरा। अभी आप बेरोजगारी की बात करें 2014 के बाद रिक्वायरमेंट कब, अभी नया यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाइए, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ पे अभी नया रिक्वायरमेंट आया, 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। अगर ये झूठ है तो कटाक्ष कीजिए मेरे को, झूठ है, उससे पहले भी आया। देखिए काम सब हो रहे हैं, ये सिर्फ आके ऐसे सामने बैठ के हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है। विश्वविद्यालय ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, सुनिए, विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की गंदगी 70 सालों से फैली थी ना, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। रिक्रूटमेंट भी आ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आज स्किल डेवलपमेंट जैसे अन्य कोर्स आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेड कोर्स थे, अब जब से माने प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है, होटल मैनेजमेंट, कितने सारे कोर्स आ गए, बीटेक, एमटेक, कितने सारे कोर्स आए और हमारे चलाए भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से कह दो कोर्स बाद में खुलवा लेना, पहले मैस खुलवा लें। 7 साल से मैस नहीं है, चलिए, मेस नहीं है आपके यूनिवर्सिटी में, मेस नहीं है, एक बड़ी समस्या। सुनिए, इसके लिए मैं ये निवेदन करूंगा, आप जो बोल रहे हैं, इनने बोला मेस नहीं है, इसके लिए सुनिए, इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, कभी नहीं। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है और आज उसका टेंडर हो चुका है, आप लोग जाके देख लीजिए, उसका टेंडर हो चुका है। गुजरात की कंपनी को टेंडर मिला है और अभी उनने शुरू करने वाले 1 जून से उनने शुरू करने का बोला है कि मेस शुरू हो रही है। मेस शुरू हो रहा है, गुजरात को ही मिल रहा है। गुजरात के अलावा इस देश में कोई बचा ही नहीं है व्यापार करने के लिए। और एक बात बता दूं, इस देश का युवा 4 साल नौकरी करेगा फौज में, इस देश का युवा फौज में 4 साल नौकरी करेगा और इस देश का प्रधानमंत्री 2047 के सपने देख रहा है। चलिए, इनका ये कहना है, इनका ये कहना, देखिए पहली बात, चलिए सुने, थोड़ा सा रोकिए, सुने आप लोग थोड़ा सा सुने, जो चर्चा रहेगी। आप चालू कर दो इस पर। देखिए, मैं आप सभी की बात धैर्यपूर्वक सुन रहा था और मैंने किसी को बीच में नहीं रोका। आप सभी ने भगवान राम की बात की कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। वास्तव में धर्म की जो परिभाषा है जिसे धारण किया जा सके, आप सभी ने महिलाओं की समस्या बताई, आप सभी ने गरीबी बताई, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोले। यह सभी इसलिए समस्याएं जा रही हैं क्योंकि राजनीति धर्म से दूर जा रही है। वास्तव में अगर प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग पर या भगवान महावीर के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें तो ये सभी समस्याएं नहीं जाएंगी। बात जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होती है तो गाय का विरोध नहीं किया जाता है, गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गौ माता आवश्यक है। 1 मिनट रुकिए, आप देखिए, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, आपने कहा विश्वविद्यालय में क्या परिवर्तन आया। आप देखिए वैदिक गणित डिपार्टमेंट की जो शुरुआत हुई, आप पीछे की विश्वविद्यालय की दीवारों पे जाएंगे तो जो बुंदेली आर्ट दिखेगा आपको, ये बदलाव है। क्या आपको दिख नहीं रहा कि कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा हमारे विश्वविद्यालय में? डॉक्टर हरि सिंह गौर के आप नाम में देखेंगे तो हरि ही आता है। और हरि का जो इसमें आप देखें, अब विश्वविद्यालय में जो नई आप बदलाव देखेंगे, आप ये देखें, जो आप इसके नीचे बैठे हैं यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आप पेड़ों के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। आपने देखा विश्वविद्यालय में योग विभाग में पक्षियों के लिए एक अलग से दीवार बनाई गई, ये गौरैया ऐसे करके है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप जी, विकास है, मतलब ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, सुधार है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो हो रहा है इसको दिखा रहे हैं, वो बिल्डिंग बन रही है। शिक्षा को एकदम से 0 लेवल में किए दे रहे हैं। जब तक हमारी जब तक विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर, इनको देखो, नजरिए की बात है। इनको दीवारों पे कला दिखी
और मुझे इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों छात्रों पर जो 20 रुपये काल रूपी तलवार लटक रही है, जो 21 लोगों पे FIR करा देती है, मुझे वो काल रूपी BC दिख रही है, इन लोगों को इस दीवालों पे कला दिख रही है। बस इतना अंतर इनमें और मुझ में है। हाँ, मैं ये इन्होंने बहुत जो है क्वेश्चंस किया। एक कहा है रामराज की, यहाँ से जब प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, विदेश के अन्य देशों में जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, बुद्ध का पैगाम लेके आए हैं। उस नाम पे जो है जापान से टोक्यो जापान मॉडल की बात भारत को करते हैं। क्या ये सिर्फ राम की धरती है, बुद्ध की धरती नहीं है क्या? और मुसलमानों ने जो आज़ादी में मुसलमानों ने पूरे कदम से कदम मिला करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया मुसलमानों ने, क्या ये मुसलमान इस धरती के नहीं है? रही बात इस देश को, युवाओं को और जो है पूरे जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये पंथ निरपेक्ष देश है और ये पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र जो है, कोई भी है पंथ निरपेक्ष ही होना चाहिए। चलिए, आप मानते हैं क्या कि हमारे देश में जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति या धर्म की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मानते। आज के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह देते हैं, भाइयों बहनों देख रहे हैं ना, राम मंदिर बन गया है, दर्शन करने जाना है। करे रुकिए बीच में नहीं। वोट किसको देंगे जिसने राम मंदिर बनवाया है? ये कहीं राजनीति नहीं है क्या? नहीं, आप इतने बड़े हो गए हैं। एक मिनट रुकिए, जनता एक मिनट भैया, आपका मैं आदर सम्मान करता हूँ। आपने बोला, मैंने नहीं टोका। चलिए, मैं एक सवाल उन पे डालता हूँ। राम मंदिर जो बना है वो सरकार ने नहीं बनाया, लोगों के पैसे से बना, ऐसा आप लोग कह रहे थे। लेकिन आप ये बताइए कि ये पूरा श्रेय जो है बीजेपी क्यों ले रही है, जब ये सरकार लोगों बीजेपी इसलिए ले रही है भाई साहब। बैठ जाइए। हाँ। पहली बात क्या है कि हमारे भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और हिंदू आज से नहीं 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना है और उसमें मुख्य योगदान अगर किसी का है तो वर्तमान भाजपा सरकार का है। तो भाजपा सरकार ने इस नहीं मानते। हमारे श्रद्धालु पर गोली चली है, गोली हमारे श्रद्धालु पर चली है, उनके श्रद्धालु पर गोली नहीं चली है। अच्छा, कोर्ट के फैसले को आप मानते हैं कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है कि बीजेपी ने बनाया? सिर्फ सबसे पहली बात तो ये है कि 1984 में जब बीजेपी का गठन हुआ, जब उनके पास लोकसभा में 2 सीट थी, तो बीजेपी का उस टाइम से मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा है। तो क्या बीजेपी का क्रेडिट लेना जायज नहीं है इस बात पे? ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि राम मंदिर पर बीजेपी क्रेडिट ले रही है या फिर ये लोगों का बनाया हुआ मंदिर है और कोर्ट के आदेश द्वारा बनाया हुआ मंदिर? नहीं, बीजेपी में राजनीति, बीजेपी कांग्रेस, भैया ने जैसे कहा NSUI कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस का छात्र संगठन। मैं एक सामान्य सा छात्र हूँ, मेरी विचारधारा है ही नहीं कांग्रेस की, मेरी ये मदद करेंगे? ये तो कांग्रेस के छात्र संगठन है ना भाई। ये ABVP वालों ने तो नहीं कहा कि हम छात्र संगठन हैं किसी पार्टी के, हैं कि नहीं? ये भैया लोगों ने भाई सुनिए भाई, तुम ये बोल रहे थे राम की पूजा हजारों सालों से होती है, ये चर्चा है। और राम का अपमान, राम को युग पुरुष कहा जाता है। हम श्री राम बोलते हैं, हम राम जी बोलते हैं, ये बोलते हैं राम। ये इज्जत है राम की। भाई तूने राम बोला। ये सब छोड़िए, ये छोड़िए, हम मुद्दे को से भटक रहे हैं। अगर आप मुद्दे पे हैं तो हम बात करेंगे। हाँ, अब आपने पूछा बीजेपी पूर्णतः श्रेय ले रही है या नहीं। मैंने 70 साल सरकार थी, आप मंदिर बना लेते, आप कर लेते राजनीति पर बात हो रही है। श्रेय पर, हाँ, क्यों नहीं आपके सवाल में क्यों नहीं आया? आपके सवाल में क्यों नहीं आया? मैं चलिए श्रेय पर बात हो रही है जी, पहले इनका सुन लेते हैं फाइनल। देखिए, आपने कहा अभी आपका जैसे भाई साहब का प्रश्न था कि राम मंदिर को दिखाने के लिए भाजपा क्यों प्रेरित कर रही है। वास्तव में राम मंदिर लोगों के दान दक्षिणा से ही बना है, लेकिन जो अयोध्या का विकास हुआ है वो भाजपा सरकार ने किया है। वह विकास दिखाने के लिए बुला रही है। मंदिर
तो लोगों के पैसों से बना है, लेकिन उसके आसपास जो लोगों को सुविधाएं दी है, जो रोड है, जो एयरपोर्ट है, जो रेलवे स्टेशन है, यह भाजपा सरकार द्वारा दिया गया है। और जो राम मंदिर को अब पहुंचने के लिए अब जो सुविधा है, अब वहां जो रोजगार आया, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलता है, वो आप देख लें कि वहां इतनी होटलें बन रही है, इतनी रोड बना है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, टूरिज्म में बड़ा है। कर्नाटक में 440 करोड़ रुपया हिंदू टेम्पल से जो है कलेक्ट हुआ है। 330 करोड़ जो है वक्फ बोर्ड को दिया गया है, क्रिश्चियन को दिया गया है और एक जो है धर्म को दिया गया है। क्या आप लोग जो एडुकेशन पे बोल रहे हैं इतना बड़ा कि एडुकेशन पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट या कर्नाटक में जो गवर्नमेंट है, क्या वो एडुकेशन पे इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकती 3 पैसों का? वक्फ बोर्ड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वक्फ बोर्ड वो बोर्ड है जो वो किसी भी ज़मीन को क्लेम कर सकती है, और आप इस लायक भी नहीं रह पाएंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट जा पाए। वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है? तो आप किस प्रकार से किसी एक धर्म को दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति जो है बीजेपी या कोई और पार्टी कर रही है? इस पे कुछ कहेंगे? हाँ, 10 साल से मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर का रहे हैं आप? कर का रहे और क्या चाहिए भाई? इन लोगों को क्या है? इन लोगों को भैया लोग बोल रहे थे हम लोग आप तो 10 साल से आ गए। आप 10 साल से आ गए। आप 10 साल से आ गए। आप 10 साल से आ गए। आपको गलती दिख रही, हटा लेते। ये हटाना कुछ नहीं चाहते, ये मुद्दा बनाएंगे और चलिए हम आप तक आएंगे, हम आप तक आएंगे। आप बीच में हुटिंग न करें, कोई भी पक्ष बीच में हुटिंग नहीं करेगा। हम खुद सवाल लेके आपके पास हैं। इनने कहा कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिला है लोगों को। ठीक है, मंदिर जब बनता है कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मंदिर क्या कोई भी जगह जब वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ रोजगार का अवसर मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैंने वीडियो देखी है और हृदय विदारक वीडियो देखी है कि जो वहाँ के मूल नागरिक थे, वो ठेले वाले थे, जो छोटी छोटी दुकानें थीं, उनको कैसे हटाया गया। वो राम के भक्त नहीं थे क्या? वो राम को मानने वाले लोग नहीं थे? जो नरेंद्र मोदी जी के लोग हैं, जिनके बड़े बड़े होटल खोले हैं, जिनके बड़े बड़े टेंडर हैं, वो राम के भक्त हैं। गरीब मजदूर किसान युवा इस देश का राम का भक्त नहीं है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये कुछ जोड़ रहे हैं, फिर हम बताते हैं। हाँ सर, भैया एक मिनट, भैया सब यहाँ राजनीति की बात हो रही, धर्म की बात हो रही। मैं एक डिफेंस पर्सन का लड़का हूँ और मैं वहीं उसी की बदौलत यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। अभी हाल में एक अग्निवीर की डेथ हो गई थी कश्मीर की साइड, तो उस जवान को ऐसे ही एक एम्बुलेंस के द्वारा छोड़ दिया गया था। ऐसा क्यों? पहले अगर कोई जवान शहीद होता तो उसको तोपों की सलामी दी जाती थी, पूरा प्रॉपर आर्मी की गाड़ी आती थी, तिरंगे में लपेटा जाता था। अब खाली उस एम्बुलेंस में ऐसे पटक के चला गया। जब गांव के लोगों ने उस पर विरोध किया तो एक लोकल थाने से 2-3 पुलिसकर्मी बुलाए गए और ऐसे ही बस बंदूक की गोली निकलवाई गई। ना कोई ऐसे ये कहाँ है सरकार? अग्निवीर पर एक मुद्दा उठाया कि अग्निवीर में शहीद का सम्मान नहीं मिल रहा है, और ये मुद्दा उठाया भी है राहुल गांधी ने कि कैंटीन और शहीद का सम्मान नहीं मिल रहा है। आप कुछ जोड़ेंगे? जी देखिए, जो बात कर रहे हैं कि जो आज की वर्तमान सरकार है वह सैनिकों का सम्मान नहीं करती। जो इस देश का जो प्रधान सेवक है वो अपनी दीपावली अगर सैनिकों के साथ मना रहा है तो यह कितना सम्मान का विषय है। वो अपने सभी कार्य छोड़कर, बात रही अग्निवीर योजना की, अग्निवीर योजना का जो पूर्व में हमारे सेना अधिकारी हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। आप और हम जैसे सामान्य व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर देखिए, आप और मुझसे भी ज़्यादा जो समझदार और उसके जानकार व्यक्ति हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो सेना अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं। चलिए, पूर्व सेना अध्यक्ष का एक किताब है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। किस कारण से प्रकाशित नहीं हो पाई है वो तो वजह आप लोग समझ पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ खुलासों की बात की गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उनकी पुस्तक के बारे में। इसलिए आप कुछ कह रहे हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले तो अग्निवीर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो 2-3 बातों को थोड़ा हम धैर्य से सुने। आप लोगों को तो थोड़ा धैर्य से हमें भी सुनिए। सबसे पहले तो एक विषय पे मैं रखूंगा। शुरू में मेरे बड़े भाई ने बोला कि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, छात्र हैं तो छात्रों की बात करते हैं। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय में हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा, छात्र संघ आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई ने छात्र हित के लिए आज तक, अब तक इकाई के गठन होने के बाद तक क्या काम किया? हमने ज्ञापन के दम पे मेस का टेंडर
टेंडर खुलवाया। हम कल ज्ञापन किए हैं, कल बीटेक की छात्रों के साथ समस्या हो रहा था, उसके साथ खड़े होकर हमने ज्ञापन किया, उनके समस्याओं का समाधान हुआ, उचित बहुत हद तक समस्याओं का समाधान हो चुका है। हम लगातार छात्रों के बीच में हैं, लगातार छात्रों की जो भी समस्या है उनसे हम लोग संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर हम लोग आगे प्रशासनिक भवन तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई इस क्षेत्र में क्या काम करिए, एनएसयूआई छात्र संघ केवल लाने से नहीं होगा। आप छात्रों के बीच में जब तक नहीं रहिएगा, छात्रों के हित में आप जब तक बात नहीं करिएगा, तब तक छात्र संघ आइएगा तो आप वोट जो मत छात्र संघ का चुनाव होगा तो आप मत किस आधार पर मानिएगा। तो चलिए, एनएसयूआई जो है कोई काम नहीं करती, ऐसा इनका कहना है। इस लेटर दिखा रहा हूँ, ये हमने ईजीसी को मेल किया है, बीसी मैडम को मेल किया है। हम लोग क्या है, हम लोग फोटोबाजी नहीं करते, हम लोग फोटोबाजी नहीं करते, फोटोबाजी हमारा काम नहीं है। हमें पता है कि समस्या कहाँ से हल होगी, यूजीसी को मेल किया है। आपका जब मैथ्स का टेंडर हुआ है उससे पहले मैं रजिस्ट्रार सर से मिलकर आया, उनने मुझे टेंडर दिखाया, इसलिए उनने कहा ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है, और यही बात हमको पता चली। आप कुछ जोड़ रहे हैं, अग्निवीर पर जोड़ रहे हैं, अग्निवीर पर जोड़ रहे हैं। सर मेरा नाम है आयुष कुमार राय। सर भैया बीच में कोई हुटिंग मत कीजिए, पावर कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है सब। सर यही है कि विश्वविद्यालय की मेरा आयुष कुमार राय नाम है। एक मिनट चलिए, सुनिए 5 मिनट रुक जाइए। हाँ सुनिएगा, हाँ थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए भैया। मेरा आयुष कुमार राय नाम है, बीए सेकेंड सेम का छात्र हूँ, और मैं भी एक डिफेंस पर्सन का बेटा हूँ। मेरे दादाजी मेजर वीरभान 99 की वॉर में, 1962 की वॉर में, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना 6 गोलियाँ लगी थी, फिर भी मेरे दादाजी जिंदा थे, और 2005 में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और अग्निवीर योजना जो है ये मोदी जी की योजना है, इसको आर्मी में थोपा जा रहा है। ये किसी ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट नहीं है। आप एक बुक की बात कर रहे थे, पूर्व जिनकी आप बात कर रहे थे, उसमें वो बुक इसीलिए नहीं दर्शाई जा रही है, उसमें अग्निवीर योजना को गलत बताया जा रहा है। बिल्कुल ये अग्निवीर योजना किसी आर्मी की ऑफिशियल योजना नहीं है, इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है, इसके खिलाफ बोला जा रहा है। एक चीज और देखो, मैं मुद्दे बताता हूँ। इनको मणिपुर नहीं दिखेगा, इनको किसान नहीं दिखेंगे, इनको जवान नहीं दिखेंगे, इनको लद्दाख नहीं दिखेगा, इनको मध्य प्रदेश में पटवारी नहीं दिखेंगे, यूपी में जो पुलिस का पेपर हुआ वो नहीं दिखेगा, इनको ये सब चीज, इनको महिला पहलवान नहीं दिखेंगे, इनको कुछ नहीं दिखेगा। इनको दिखेगा बस जो इनको प्रोपेगेंडा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो लोग एडमिशन लिए हैं उसका प्रोपेगेंडा। चलिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात आ रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जब कोई भी योजना आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, सारे मेंबर्स उसको पास करते हैं, विधानसभा लोकसभा में जाता है, तो वो योजना माननीय प्रधानमंत्री की नहीं, मैं कहता हूँ ये सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, पूरे विश्व की योजना है, पूरे भारत की योजना। मैं बताइए, सुनिए विश्व की इसलिए योजना है, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी योजनाएं बनती हैं तो हर एक योजना का आयात व्यापार हमारे विदेशों से जुड़ा होता है। यदि हम किसी भी, आज हमारे उद्योग कपड़े की बात हो तो देश विदेश से होता है नहीं व्यापार, आयात निर्यात होता है, कोई भी योजना होती है तो उस योजना को एक इस तरीके से बनाया जाता है। सुनिए, अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, अग्निवीर पर ही बात कर रहा हूँ। अग्निवीर बेनिफिट के बारे में क्या, अग्निवीर योजना हमारी सरकार की है, हमारे अरे हमारी सरकार बराबर सम्मान आपने 70 सालों में नहीं दिया, 70 सालों में नहीं दिया है। आप क्या जोड़ रहे हैं? भैया सुन लीजिए, भाई सुनिए शांति तो यहाँ सामने सुनिए ना भाई, सुनिए ना, यहाँ आपको बोला था कि इस प्याले में जहर है, आप पीजिएगा, है या ना, है या ना, है या ना, है या ना, ना। अग्निवीर योजना गलत है, उसमें सर वैकेंसी आ रही है सर, छात्र जा रहे हैं सर। बच्चा क्या करेगा अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो तो जाएगा ना, कुछ न कुछ तो रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिला सर, विरोध कर रहे हैं बैठ के, विरोध भी कर रहे हैं, रोजगार विरोध भी कर रहे हैं सर। पहली बात आपको जोड़ रहे हैं सर, ये लोग मणिपुर और लद्दाख की बात कर रहे हैं। मणिपुर और लद्दाख का मुद्दा है क्या? बात हो रही है, इस बच्चे को शांत कराइए। मणिपुर और लद्दाख पे बात हो रही है। हाँ सर, मणिपुर की पूरी मुद्दे है क्या इन्हें ये पता है क्यों हो रहा है मणिपुर में, क्यों इतना मणिपुर में, ये बता रहे हैं आप लोगों को पता है मणिपुर में क्यों हो रहा है ये सब? बताइए। आप बताइए। मैं बताता हूँ। मणिपुर में एक सेकंड, बार मुद्दा आप उठा रहे हैं तो आप बताइएगा मणिपुर में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं फिर भी बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, पहले उनसे पूछो। चलिए, मणिपुर में क्या हो रहा है आपको क्या? मैं बता रहा, इस देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वानखेड़ी जी।
क्या कैलाश नहीं, पता नहीं, बानखेड़ी नहीं, अशोक बानखेड़े ने एक सभा में, खुली मंच से सभा में कहा है कि मणिपुर की जो गवर्नर है, तत्कालीन जो गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, उन्होंने उनको फोन करके बताया कि जो आप टीवी में देख रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा मणिपुर के हालात हैं, और इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री को मैं रावण नहीं तो क्या कहूं। अब अगर ये बात झूठी है, अगर डालने को तैयार नहीं मणिपुर की जनता, मणिपुर की जनता सुबह जब इलेक्शन हुआ तो कोई भी अपने घरों से नहीं निकला, कोई अगर ये बात झूठी है, अगर ये बात झूठी है तो आप अगर बात ये झूठी है तो आप अशोक बानखेड़े पे मुकदमा कर दीजिए। आप ये बताइए, ये बता रहे थे कि मणिपुर में क्या वो बता दिया उन्होंने कि बहुत सारे स्थितियां जो हैं। हाँ, मैं मणिपुर पे बताता हूँ। मणिपुर का सबसे मेन मुद्दा क्या है, मणिपुर में जो कुकी ट्राइब है वो हिल्स पे पॉपी फार्मिंग करती है। वही पॉपी फार्मिंग इलीगली जाता है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को, जैसे थाईलैंड वगैरह में जाता है पॉपी कल्चर, जो हमारा अफीम का खेती है, उसकी वजह से वहां से इलीगल वेपन्स आ रहे थे कुकी ट्राइब्स के पास। सरकार ने सबसे पहले पॉपी फार्मेशन को डिस्ट्रॉय किया, उस वजह से कुकी वालों ने हमला किया है, तो इस हमला हुआ है। तो इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक सेकंड बोल रहा हूँ। चलिए इस पर बात करें। चलिए, मणिपुर पे हिंसा लगातार हो रही है, कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, पत्रकार भी कुछ असलियत बता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मणिपुर में। चलिए छोड़िए, मणिपुर पर कुछ बताइए। सरकार विफल है, इस पर इनका आरोप है। नहीं, सरकार विफल नहीं है, कोई भी लोकतंत्र में टाइम लगता है कुछ भी। अभी जितनी बड़ी भीड़ यदि एकदम से आएगी ना, तो अब आर्मी देख सर क्या बोल रहा है, वहाँ की जो जनता है वो कौन है, हमारी ही है ना, हमारे देश की जनता है ना। ये बोल रहे हैं आर्मी को आदेश दो, आर्मी को किसका आदेश दो, गोली चलाने के आदेश दे क्या? अपनी जनता पे मारेंगे क्या? क्यों करें, अपनी जनता पे क्यों करें? उसकी देखिए मणिपुर में AK-47 कहाँ से आए? सर सब चाइना की फंडिंग से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना फंड कर रहा है देश में इंसर्जेंट्स को घुसाने के लिए, देश में अवस्था फैलाने के लिए। ये चाइना की फंडिंग है, सारे गन्स फंडेड बाय चाइना है। चलिए, गन्स की फंडिंग की बात कर रहे हैं। मणिपुर में ये कहना गलत है कि आर्मी कुछ नहीं कर सकती। आप ये बोलिए देश की जनता है, अमित शाह बोले कुछ नहीं कर सकती आर्मी, है ना, उसको सोशल मीडिया में हाईलाइट नहीं किया गया। सर एक मिनट, सोशल मीडिया में धीरे बोलिए। हाँ, नहीं किया गया, मीडिया का भी रोजगार पे बात नहीं करती। एक मिनट, एक मिनट, भारत के अंधभक्त लोग क्या बोलते हैं, विश्व में भारत को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। क्या ऐसा ही है? आप लोग सभी बताइए, क्या आंख उठा के नहीं देख रहा है? बगल पड़ोसी देश हमारा चीन, लद्दाख के 40 गांव में अटैक करके नाम बदल दिया, ये क्या गलत है? चलिए, चाइना की बात आ रही है। चाइना की बात आ रही है। आप लोग शांत रहिएगा। चाइना की बात आ रही है। चाइना ने 40 गांवों पे कब्जा कर लिया, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक इधर से भाई ने बोला कि हम लोग सैन्य पे सवाल उठा रहे हैं। अग्निवीर की बात सबसे पहले हम रखेंगे। अग्निवीर पे हम सबसे पहले बात करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले अग्निवीर से जो चाइना से लड़ने के लिए, मेरे भाई संयमता का देखिए थोड़ा संयमता दिखाएं। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर में बैठे हुए हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना बने कि थोड़ा ये हो। सबसे पहले अग्निवीर पे मेरे भाई लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल उठाया। अग्निवीर को लेकर बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए। अग्निवीर को लेकर मेरे भाई, यहाँ पे बहुत सारे सेना के जवान के घर से लोग हैं। इन लोगों से पूछिए कि क्या इन लोगों को सेना पे विश्वास है कि नहीं। हमारे पूर्व जो CDS थे, जो हाँ तो सुन लीजिए भाई, देखिए मैं आपको इस चीज का मेरे भाई सुनी, सबके मामले सुने, बाहर की राजनीति भी इंटर्ड हुई है उस साइड से। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या वो मेरी प्रतिक्रिया सुन पाएंगे सब? बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, हवाई हमें नहीं चाहिए ना, बाय चाहिए। आप मेरी प्रतिक्रिया सुनिए, आपके सब जवाबों पे जवाब देंगे, सब सवालों पे, ठीक है? सर ने बोला कि लव जिहाद की एक बात उठी थी, मुद्दा उठा था, आप जब चर्चा कर रहे थे। ये बोल रहे NSUI ने क्या। मैं NSUI ABVP से नहीं बोलूँगा,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कह रहे थे पहले ही उसके कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी मुद्दे की बात उठती है तो बीसी मैडम या किसी के भी द्वारा दबाई जाती है, तो फिर इनने कैसे आवाज़ उठा दी? जब दबाई जाती है तो कैसे उठा दी? इन्होंने बोला मैथ्स का मुद्दा हमने कल सॉल्व किया, युवा संवाद आने के पहले ही सॉल्व हो जाता, 1 साल से था। नहीं, आपने बोला था, मैं केवल सुन रहा था। आप वीडियो देखेंगे हमें पूरी, मैं सुन रहा था केवल, मैं सबकी बात बोल सकता हूँ किसने क्या बोला, ठीक है? नहीं, अभी सुन पाएंगे क्या आप सुन पाएंगे क्या? मैं धर्म की राजनीति बीच में नहीं लाऊंगा, मैं मुद्दों को बीच में लाऊंगा। नहीं, आप सुन पाएंगे क्या? आप सर ने बोला नहीं, आप सुन पाएंगे? ठीक है, नहीं, आप सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे? चलिए आपकी तरफ नहीं सुन पाएंगे ना, मैंने बोला ना, जब बात दबाई जाती है, छात्रों ठीक है। दूसरी बात जो होती, हम छात्र हमारे जीवन में अभी हमारे जो छात्रों के दैनिक जीवन के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें, शांति से बात करेंगे, कोई नहीं। और छात्रों की बात आई थी, बाहर की राजनीति मैंने बोला एंटर्ड हुई है। उन्होंने बोला कि खाते में सीधे 1 रुपये कितना भी पैसा आया है। सरकार का एक मुद्रा योजना है, 20 लाख रुपए बढ़ाने की बात कर रही है। अब वो 20 लाख रुपए नियत सही और साफ नतीजा चाहती है, तो क्या ये 20 लाख रुपए का जो लोन देगी सरकार, वो व्यक्ति चुका पाएगा क्या? अगर 5 लाख की गाड़ी ले ले व्यक्ति तो किस्त नहीं चुका पाता आज के समय में। क्या बात करते हैं, 20 लाख का लोन ऐसे चुका? आपने कुटी की बात की, 2.5 लाख रुपए मिलते। महंगाई इतनी है कि 2.5 लाख में केवल सरिया और उस घर बनाने की ईंटें आती हैं। व्यक्ति अपनी जेब का खर्च कर देता, उसके जेब में कुछ नहीं बचता। मैं कुटी की बात बता देता हूँ। यूपीएससी में एक लड़के ने अभी टॉप किया है। जब उससे पूछा गया कि उसकी झोपड़ी में नहीं है, उससे बिहार का लड़का है, उससे पूछा गया कि तुम्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, तो उसने कहा अधिकारी आए तो मेरी क्या है कच्ची दीवार बनी थी मट्टी की, तो उन्होंने कहा पहले इनको दीवारों को तोड़ना पड़ेगा तब तुम्हें प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। ऐसी स्थिति है प्रधानमंत्री आवास की। चलिए आप चलिए इस पे दो लोगों के जवाब ले लेते हैं। इन्होंने जो मुद्दे उठाए, सबसे पहले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत संयम, आप लोगों को बहुत संयमता से हम लोगों ने सुना है, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी बहुत संयम होकर सुने। सारे मुद्दों का हम जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों ने अग्निवीर को लेकर काफी प्रश्न उठाया। अग्निवीर को लेकर अगर आप लोग एक तरफ आप रोजगार की सवाल उठा रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, और जब सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है, एक अलग से आप लोगों को स्कीम दे रही है जिसके तहत आप लोगों को युवा अवस्था में 18 से 21 साल की उम्र में आप लोगों को अच्छा आमदनी दे रही है, सोर्स ऑफ इनकम दे रही है, आपको देश को सेवा करने का अवसर दे रही है, तो उस पर आप सवाल उठाएंगे। आप सैन्य आपने बोला अग्निवीर जो है सरकार का लाया हुआ स्कीम है। आपके पास कोर्ट है, क्या आप कोर्ट पे भी सवाल उठाएंगे? कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं है क्या? संसद निष्पक्ष नहीं है? आपके पास अधिकार था, आप कोर्ट में जाते, अगर गलत होता कोर्ट उसको रद्द करता। आपके पास संसद था, आप लोगों को कोर्ट से भी भगा दिया गया। अग्निवीर के फायदे को देखिए। अग्निवीर हो गया, अग्निवीर हमारे जो बिपिन रावत साहब थे, उन्होंने काफी समय पहले ही 2018-19 में ही कहा था कि हमारे देश में अग्निवीर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उनमें अग्निवीर जैसा प्रस्ताव है, वहां पे अग्निवीर जैसी स्कीम है। तो हमारे देश में अगर अग्निवीर आती है तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश के हर एक नागरिक को सेना में अपना सेवा देने का, आप उसको रोजगार के नजरिए से मत देखिए। आप देश में आप अपना जो 3 साल 4 वर्ष जो है आप अपने देश के लिए आप समर्पित कर रहे हैं खुद को, तो एक अवसर के तौर पे इसको लीजिए। दूसरा मैं इस विश्वविद्यालय को लेकर बात करूंगा। इस विश्वविद्यालय में मेरे भाइयों ने उधर से सवाल उठाया कि एबीवीपी जो है, एबीवीपी की बात सुनी जाती है। भाई साहब इस बात को समझिए कि आखिर एबीवीपी की ही बात क्यों सुनी जाती है? विद्यार्थी परिषद, इधर से ही आवाज आया था, आपके साथ वालों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की ही बात सुनी जाती है। भाई साहब हम बताना चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद जो है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन इसलिए है क्योंकि वो छात्रों के बीच में रहता है, वो छात्र हित की बात करता है और राष्ट्र शक्ति की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है। वो किसी राजनीतिक एक आखिरी बात थी, इन्होंने एक आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री आवास में लगातार घोटाले हो रहे हैं, ऐसा आरोप आपने लगाया, इस पर क्या जोड़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में घोटाले अगर कोई कर रहा है तो वो लोकल स्तर पे कोई भ्रष्ट कर्मचारी होगा, चाहे भ्रष्ट वहाँ का लेने वाला लाभार्थी हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी आवास योजना है जिन्होंने गरीबों को जो है खुशियां प्रदान की, उनके चेहरे पर मुस्कान लाया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से भारत जो है गरीबी से बाहर निकला है और उन लोगों को छत मिली है जिनके छत जो है खपड़ेल के हुआ करते थे। आज पूछिए, अगर मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा सरकार का दोबारा अगर आगमन हुआ है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना और जो है लाडली बेटी योजना
का ही परिणाम है। और भारत में भी आज सबसे ज्यादा अगर राज्यों में भाजपा की सरकार है तो उसके पीछे केवल और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना जिम्मेदार है। अभी एक पॉइंट अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो इन्होंने उपहास उड़ाया, मजाक, हास्य का विषय इन्होंने बनाया। ये जो हंसने का विषय है, ये उन गरीबों पे हंस रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया। ये उन गरीबों के ऊपर हंस रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा नए कितने न जाने कितने योजनाओं का लाभ उठाया, उन गरीबों पे इन लोग हंस रहे हैं। तो ये बिल्कुल शर्मनाक विषय है। इसलिए हंस रहे हैं कि इनकी सरकार थी ना, एक साल में 10 शहरी क्षेत्र में 10 मकान देती थी, 10 आवास देती थी, और ग्रामीण क्षेत्र में 3 देती थी। तो इनका वो 3 मकान जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते थे वो कांग्रेस के लोगों को मिला करते थे। ये अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको। सुनिए 2 मिनट सुनिए। अरे सुनिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आज जाकर कि ये गांव में देख लें, कभी गांव में भी घूम ले, अपने ही गांव में घूम ले, वहाँ पे जिसका ऑलरेडी मकान है, भाई साहब ने एक्सेप्ट किया कि भाई साहब विश्वास गुप्ता, भाई साहब ने एक्सेप्ट किया कि कोई निचले लेवल का करप्ट अधिकारी है जो आवास को सही रूप से सुचारू नहीं होने दे रहा। इन्हीं लोग के अभी भाई साहब ने एक्सेप्ट किया कि निचले लेवल का कोई कर्मचारी है, उसको जो है करप्शन पे आरोप लगा रहे। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार की निकामी है। और जो रियल में जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं है। इसका अभी यूपीएससी जैसे जो है एस्पिरेंट जो आईएएस तक बन जा रहे हैं, उनका आवास आज टीवी में आप भी देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं। अभी ये रही बात, ये इनका जो है आवास पे दूसरा मुद्दा, इस पूरे देश का सबसे बड़ी आबादी है तो किसानों की। आज किसानों की ये बता दें मुझको, इनसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि बीजेपी आने के बाद जो पूरा आजादी के बाद 70 सालों से हर साल किसानों का ऋण माफ किया जाता था, ये बता दें कि कितना ऋण माफ किया गया। एक मिनट। और दूसरा जो है क्वेश्चन इन लोग से, जो आज महिलाओं का रेप का डेटा जो बढ़ता जा रहा है इस देश में दिन प्रतिदिन, इस पे ये लोग बोल के बता दें कि कितना बड़ा है और कांग्रेस ने इसको कितना कंट्रोल किया। और दूसरा मुद्दा, एक और मेरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है मेरा, जो छात्रों का है, ये लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रोजगार 2 करोड़ पूर्ण कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो क्या असफल है ना? लेबर मिनिस्ट्री का मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, महंगाई है कि नहीं इस पर महंगाई मैं बताया ना है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, महंगाई है, लेकिन यह किसी एक सरकार के ये परिणामों का परिणाम नहीं है, इसमें सभी जिम्मेदार हैं, सभी का जीवन शैली जिम्मेदार है। देखिए आपका प्रश्न था महंगाई है या नहीं, यही प्रश्न था क्या? बेरोजगारी भी ठीक है। चलिए पहले मैं आपसे 1 मिनट भाई, गैस टंकी का रेट कम, ठीक है, देखिए लोग भाजपा के प्रवक्ता नहीं, चलिए ना करो, देखो मैं महंगाई, देखिए मैं कर रहा हूँ ना बात, प्रवक्ता नहीं है, डिपेंड करने का काम नहीं है। देखिए बात करो, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ी है। देखिए विकास भी तो हुआ है, एक विकास हुआ, रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं, हम लोग बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बनी। देखिए बेरोजगारी महंगाई की आप जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा सही है, हम लोग भाजपा प्रवक्ता नहीं है, तो ऐसी बातें आप ना लाइए कि ये कम किए वो कम किए। सुनिए, इलेक्शन के टाइम पर ही 200 रुपया गैस का रेट क्यों घटता है, इसके पहले क्यों नहीं घटा? इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन। एक बात और भैया 2 सप्ताह पहले, धीरे बोलिए थोड़ा संयम रखिए, भैया संयम ही है। 2 सप्ताह पहले मेरे साथ का 2023 अग्निवीर पंकज गुज्जर फ्रॉम कोटा, मैं अग्निवीर उसके साथ भर्ती हुआ था, 4.6 से मेरिट आउट हूँ। मेरे साथ वो मेरा दोस्त 100 का फिजिकल दिया था, 2 सप्ताह पहले उसके ऊपर गाज गिरी, उसको बकायदा सम्मान मिला, लेकिन उसके घर को
कुछ नहीं मिला उसके अलावा। उसके वो बेचारा मेरा दोस्त शहीद हुआ अग्निवीर पंकज गुज्जर, उसको कुछ नहीं मिला उसके अलावा, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी अग्निवीर था। कुछ दिन बाद वो कसम परेड करने वाला है अभी यहाँ पे मार रेजिमेंट में। कुछ दिन बाद वो कसम परेड करेगा भैया, और उसके घर वालों को कुछ नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं, कोई राशि नहीं। वो क्या सैनिक नहीं था? चलिए, तो इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ सागर के हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं और लोगों के बीच ये मुद्दा छोड़ जाते हैं कि क्या हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दे हैं या धर्म की राजनीति से देश का चुनाव होना है। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।